आपका अपने YouTube चैनल ट्रैकर वन पर। आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक्स की इस फिजिक्स की सीरीज में आज आप लोग गति के नियम का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने गति के नियम के फर्स्ट लेक्चर में काफी सारी चीजों पर चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने बल, असंतुलित बल, संतुलित बल और बल के नियम यानी गति विषयक न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने संवेग, आवेग, प्रतिरोधक बल और उसके बाद हम लोगों ने लगभग लास्ट में 1 किलोग्राम भार तक लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, चलिए आइए जानते हैं ये संवेग संरक्षण क्या होता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए बच्चों, संवेग मतलब होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। मान लीजिए क्या है, कोई पिंड एक ये v1 वेग से m1 मास का और v2 वेग से m2 मास का मूव कर रहा था और मूव करने के बाद ये कहीं यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी m1 u1 और m2 u2 इन द सेंस। कहने का मतलब यानी इस पर अगर कोई बाह्य बल नहीं लगा, बाह्य बल मतलब जैसे ये बॉल अगर मूव कर रही थी तो फ्री मूव कर रही है, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले जो संवेग होगा और बाद में संवेग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। संवेग संरक्षण का नियम कहता क्या है कि यदि किसी गतिमान होना जरूरी है क्योंकि वेग होना चाहिए। गतिमान पिंड पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसका संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित कहने का मतलब उसका संवेग नहीं बदलता है। यानी पहले गेंद का संवेग क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो पहले संवेग और बाद में संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए संवेग में कुछ और चीजें जानते हैं। संवेग में हमको क्या जानना है, इसको हटा देते हैं, फिर और सारी चीजें सीखते हैं। अब हमको संवेग में क्या जानना है, यह जानना है कि अगर दो गेंद हैं और क्या है, दोनों पिंड टकरा रहे हैं और टकराने के पश्चात एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि m1 पिंड है और u1 वेग से जा रहा है और दूसरा पिंड है m2 और किस वेग से जा रहा है, u2, और दोनों यहां पर आकर के क्या हो गए, टकरा गए। टकराने के बाद जुड़ गए m1 प्लस m2 और इसके बाद ये पूरा पिंड v वेग से गति करने लगा। तो अब क्या संवेग होगा, तो पहले संवेग क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। यानी संयुक्त पिंड का वेग क्या हो जाएगा, v। तो v का मान अगर निकालना है तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। कहने का मतलब ये कि अगर दो पिंड टकरा करके जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उनका संवेग क्या हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमको दिशा भी ले लेनी पड़े। दिशा लेने का मतलब क्या है, दिशा के बात को समझते हैं। कहने का मतलब यदि क्या है कि पिंड टक्कर के पहले विपरीत दिशा में क्या है, समान वेग से v एक दूसरे की ओर चल रहा हो। यानी कहने का मतलब कि एक पहला वाला पिंड इधर और दूसरा वाला पिंड इधर समान वेग से चल रहा हो। ठीक है, तो टक्कर के पश्चात जो है इनका वेग जो है, तो टक्कर के बाद इनका वेग अगर u1 हो जाए और इनका वेग u2 हो जाए तो क्या कहेंगे आप कहेंगे m1 प्लस m2 इंटू v बराबर m1 u1 माइनस m2 u2 और v बराबर यहां से आ जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। कहने का मतलब जब दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हेडिंग है वो हम देखेंगे बंदूक और गोली की गति। चलिए, क्या है, बंदूक और गोली की गति। ये क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब किसी बंदूक से क्या की जाती है, गोली छोड़ी जाती है। जब किसी बंदूक से क्या की जाती है, गोली छोड़ी जाती है, तो गोली तो आगे की ओर गमन करती है लेकिन बंदूक पीछे की ओर क्या लगाता है, धक्का देता है। तो अब यानी कहने का मतलब जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली क्या निकलती है, बंदूक से बहुत तेजी से चलती है।
गोली बंदूक से बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जबकि बंदूक क्या होती है, उस गोली के आगे निकलते हुए पीछे की ओर क्या करती है, धक्का देती है। और वह धक्का अगर हम इस गोली का वेग द्रव्यमान m और उस गोली का वेग u माने और इस बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M और वेग b माने पीछे की ओर, तो यहां पर संवेग संरक्षण का नियम लगा दें, mv बराबर स्मॉल mu। अगर अब आपको निकालना है कि बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। और यदि आपको यह निकालना है गोली कितने वेग से आगे की ओर जाएगी, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये फार्मूले 2 हो गए। ठीक है, हमको जो बताना था वो हम उद्देश्य पर वो उद्देश्य पूर्ण किए। आपको बताना यही था कि अगर बंदूक पीछे जाएगी किस वेग से, तो आप ये समझ गए होंगे, और गोली किस वेग से आगे जाएगी ये समझ गए होंगे। तो बंदूक गोली का कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। बंदूक गोली के बाद अगला कंसेप्ट है लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। तो आइए देखिए होता क्या है, लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो अपने आप को कभी हल्का महसूस करता है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, ठीक है, तो कभी हल्का महसूस करता है तो कभी भारी महसूस करता है। ऐसा क्यों? तो आइए सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई लिफ्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिफ्ट जो होती है वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ती है। यहाँ पर एक पुली लगा होता है, पुली इन द सेंस क्या होता है, जो आप लोग घिरनी कहते हैं। अब क्या होता है, ये घिरनी किसी मशीन से बंधा हुआ होता है, ये मशीन रोल करता है तो ये ऊपर चली जाती है, ये ढील देता है तो ये नीचे की ओर चली जाती है। घिरनी इस तरीके से, यानी इस पर इस तरीके से काम होता है। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, व्यक्ति खड़ा है, हमने व्यक्ति को बना दिया है, आप इसको देखिए आराम से, ठीक, ये व्यक्ति खड़ा है। अब बात आती है कि हम घिरनी के कंसेप्ट को कैसे समझें, बहुत दिक्कत आती है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर की ओर तनाव T, ऊपर की ओर तनाव T, नीचे की ओर जो लग रहा है वो, पहले हम व्यक्ति का भार देखें। तो हम इस पूरे सिस्टम को पूरा मान लेते हैं कि इसका भार जो है m है। क्या मान लेते हैं? m। तो नीचे की ओर जो लगता है वो लगता है mg। ठीक है भैया। अब देखिए पहले इस चीज को आराम समझिए। पहली स्थिति हम ले रहे हैं जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, तो ऊपर जा रही हो, हमने रही नहीं लिखा है, आप इसको समझ जाइएगा। तो ऊपर जाने का मतलब त्वरण जो लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। त्वरण जो लगेगा ऊपर लगेगा। अब बताओ भैया, अगर ऊपर कोई वस्तु जा रही है तो कौन ज्यादा होना चाहिए? टी ज्यादा होना चाहिए, mg ज्यादा होना चाहिए। तो जब टी ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा तेजी से खींचेगा तभी ऊपर जाएगी। इसका मतलब टी का मान बड़ा है, तो टी को आगे रखेंगे। टी का विरोध कौन कर रहा है? टी का विरोध कौन कर रहा है? mg कर रहा है। माइनस कर दीजिए mg, बराबर जो बचा, अब शून्य नहीं बचेगा, बराबर ये बल ma, यानी वो जो किस बल से ऊपर जा रही है? ma बल से ऊपर जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए किस बल से ऊपर जा रही है तो ma। अब यहां से इक्वेशन निकला, तो यहां से t बराबर लिख सकते हैं mg प्लस ma, यानी t बराबर m कॉमन किया g प्लस a। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो है वस्तु का जो त्वरण है, पहले जब त्वरण था वो g था, लेकिन अब त्वरण क्या हो गया? g प्लस a, यानी जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर g का मान 10 रखें और मान लीजिए 2 से ऊपर जा रहा था, तो 10 2 12, यानी अब पहले आपका क्या था? अगर mg की बात की जाए तो 10m था, अब कितना m हो गया? 12m। इसका मतलब अब व्यक्ति पहले 10m का अपने आप को महसूस कर रहा था, अब कितने m का महसूस करेगा? 12m का महसूस करेगा। इसका मतलब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति अपने आप को g प्लस a यानी भारी महसूस करेगा। तो यहां पर लिखेंगे ऊपर जाने पर आभासी भार इज ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है, बड़ा होगा वास्तविक भार के। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई होगी। यानी जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो t ज्यादा होगा, mg कम होगा। t और mg का जो अंतर है वो ma के बराबर होगा। ma के बराबर यानी mg उधर ले गए तो g प्लस a, यानी त्वरण का मान अगर बढ़ा तो भार बढ़ जाएगा। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ये आप दूसरा देखिए, जब लिफ्ट क्या हो रही हो? नीचे जा रही हो। लिफ्ट क्या हो रही हो? नीचे जा रही हो, तब क्या होगा? तो जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो देखिए यहां पर लिख दें लिफ्ट नीचे जा रही हो। तो देखिए नीचे जा रही होगी तो अब mg अपना काम करेगा। कौन ज्यादा होगा? mg, क्योंकि नीचे वो खींचने का काम करेगा, तो mg ज्यादा होगा। कम कौन होगा? t कम होगा। बराबर क्या हो जाएगा? ma किधर की ओर? नीचे की ओर, यानी ma बराबर कर दीजिएगा।
तो अब टी को उधर ले जाइए, एम ए को उधर ले जाइए, तो यानी यहाँ आ जाएगा एम जी माइनस एम ए बराबर टी, और यहाँ से टी बराबर आ जाएगा एम कॉमन के जी माइनस ए। इसका मतलब पहले त्वरण जो था उससे त्वरण अब घट जाएगा, जी से कुछ जो त्वरण जिससे वो नीचे जा रही है लिफ्ट, उस त्वरण में क्या होगा, घट जाएगा। तो घटने का मतलब ये हो जाएगा कि अब उसको अपने आप में भार पहले mg था, अब mg से कुछ कम लगेगा, यानी उसको हल्का महसूस होगा, यानी नीचे आने पर हल्का महसूस होगा, उसको अपने अंदर हल्केपन के अनुभव होगा। यानी अब लिख सकते हैं आभासी भार छोटा होगा वास्तविक भार के, यानी जब नीचे आएगा तो अपने आप में हल्केपन में अनुभव करेगा। ठीक, अब ये हो गया। अब बात अगली जो यहां पर आपको बतानी है वो ये बतानी है कि यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो अगर लिफ्ट की रस्सी टूट दीजिए, ठीक है, तो लिफ्ट की रस्सी तोड़ देंगे तो जो ए है अब वो जी बन जाएगी, क्योंकि वो जी त्वरण से नीचे गिरेगा। अब क्या होगा, हटे, इसको हटाते हैं, देखिए ये पूरा बना रहने दीजिए। लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, तो यानी अब यहां पर जो mg माइनस टी बराबर होगा वो ma ना होकर के, क्योंकि अब कोई वस्तु गिरेगी तो mg से गिरेगी, इसका मतलब mg बहुत सारे, यानी t बराबर 0। इसका अभिप्राय यह है कि अब उस पर लगने वाला आभासी भार वो क्या हो जाएगा, हमने टी को आभासी भार माना है, वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अब वह अपने आप को भारहीन अनुभव करेगा। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और वह मुक्त रूप से गिरने लगे तो वह अपने आप को कैसा अनुभव करेगा, भारहीन अनुभव करेगा। तो ठीक है, आपने तीनों तरीका देख लिया। अब इसमें जो अगला तरीका है, तो चलिए इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक पॉइंट ये है कि जब लिफ्ट जो है विरामावस्था में हो, लिफ्ट क्या हो, विरामावस्था में हो, तो क्या होगा, विरामावस्था, तो देखिए विरामावस्था में हो तो इसका मतलब ऊपर की ओर लगेगा टी और नीचे की ओर लगेगा mg, टी माइनस mg, और कोई त्वरण नहीं कार्य कर रहा है, 0, तो टी बराबर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा mg। कहने का मतलब यानी अब नीचे की ओर, यानी अब इसमें कोई त्वरण नहीं कार्य करेगा, अब ये टी ऊपर की ओर mg संतुलन की अवस्था में बनाए रखेगा। इसका मतलब यहाँ पर टी जो है आभासी भार है और वो बराबर होगा वास्तविक भार के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कब आभासी वास्तविक बराबर होगा, तो आप कहेंगे जब लिफ्ट विरामावस्था में हो। जब आपसे कहा जाएगा लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसको भारीपन महसूस होगा, नीचे आ रही हल्कापन महसूस होगा, और उसको कब भारहीनता का अनुभव होगा, जब लिफ्ट की रस्सी काट दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव यानी घर्षण की ओर। घर्षण क्या है, आइए जानते हैं। घर्षण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। घर्षण को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। अब जानते हैं, घर्षण वह बल है, घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु या किसी गतिमान वस्तु या कोई वस्तु जो गति प्रारंभ करने वाला हो, उस वस्तु के आगे लग रहे बल के विरोध में कार्य करता है। घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु पर गति के दौरान कार्य कर रहे बल के विपरीत बल में कार्य करता है, विरोधी बल है। अर्थात कहने का मतलब कि दो सतहों पर आरोपित होने वाला विरोधी बल, यानी दो सतहों पर होने वाले यानी कार्य करने वाले बल के विरोध में कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्थैतिक घर्षण क्या है। तो जब वस्तु गति प्रारंभ करती है यानी गति प्रारंभ करने वाली होती है, उस दौरान कार्य करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है गतिज घर्षण क्या है। तो गति प्रारंभ होने के पश्चात यानी जब कोई वस्तु गति कर रहा होता है, साइकिल चल रही है, उस दौरान कार्य करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है, गतिज घर्षण बल कहलाता है। और उसके बाद बात आती है सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है, यह घर्षण बल का अधिकतम मान होता है। यह उस समय में होता है जब स्थैतिक और गतिक घर्षण के बीच, स्थैतिक और गतिक घर्षण के बीच, गतिक घर्षण के बीच कि जो बीच का बल होता है उसे सीमांत कहते हैं। सीमांत का मतलब क्या होता है, अधिकतम मान। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरीके से समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी चप्पल है, ठीक, अब वो चलने की इच्छा रखता है, इस सरफेस पर रखी है, वो चलने की इच्छा रखता है, तो अब इस समय जब कार्य कर रहा है तो वो स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे उसने चलने की शुरुआत की तो इस समय घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, उसी अधिकतम घर्षण बल को सीमांत कहेंगे। लेकिन जब वो चलने लगा यानी वो चलने लगा 1 by 1, तो उस समय जो घर्षण बल है वो क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण। फिर से समझिए, स्थैतिक यानी वो चलने के बारे में सोच रहे हैं, हम खड़े हैं, लेकिन जैसे ही हमने चलना प्रारंभ कर दिया, ऐसे उठाया पैर और चलने के लिए शुरू किए, तो चलने से पहले व उठाने के बीच
जो घर्षण बल लगा वो सीमांत होगा और जब चल रहे हैं उस दौरान जो कार्य किया उसे हम कहते हैं गतिक घर्षण। ठीक है बच्चों, अब बात आती है घर्षण बल। तो घर्षण बल का जो मान होता है वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है और इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर R लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है और यह वस्तु आगे की ओर गतिमान होना चाहती है तो पीछे क्या लग रहा है Fs। तो जो कार्य करने वाला जो बल है वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है और यहाँ से Fs बराबर यहाँ से आ जाएगा म्यू R। ठीक है, Fs बराबर यहाँ से आ जाएगा म्यू R। म्यू क्या होता है, अगर म्यू एस है तो इसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। दूसरा यहाँ पर म्यू के, एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, इसको कहते हैं काइनेटिक, तो इसे कहेंगे गतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक। ठीक, यानी एफ एस स्थैतिक घर्षण गुणांक, एफ के और ये म्यू के जो हो जाएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा बच्चों। ठीक है, ये आप जान गए। यहाँ पर एक रिलेशन और बताया जाता है, टैन थीटा बराबर म्यू, यानी जो घर्षण गुणांक है वो टैन थीटा के बराबर भी होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाता है, टैन थीटा। तो अब आप जान लीजिए। अब यहाँ पे एक स्पष्ट लाइन है, सुन लीजिए। घर्षण बल जो है संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इतनी बात आपका इस लेसन में आपने देखा। लगभग ये लेसन यहाँ पर तो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वो अभ्यास प्रश्नमाला। और बच्चों इसमें जो है क्वेश्चन की संख्या 43 है। हम प्रयास करेंगे कि आपको एक जैसे सवाल आपको दे देंगे और जो सवाल एक जैसे नहीं होंगे वो हम आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर